दोस्तों, आज हम बात करते हैं कमर दर्द की। कमर दर्द ये कोई बीमारी नहीं है, ये बीमारी के बाद होने वाला एक लक्षण है जो कि गंभीर बीमारी भी हो सकता है और साधारण बीमारी भी हो सकता है। गंभीर बीमारी यानी कि रीढ़ की हड्डी की होने वाली किसी भी बीमारी में अगर कोई दर्द अगर होता है कमर में तो वो गंभीर माना जाता है, और अगर यही दर्द रीढ़ की हड्डी की बजाय मांसपेशियों में खिंचाव या मांसपेशियों में अकड़न की वजह से अगर होता है तो ये सिंपल माना जाता है। हम बीमारियों पे जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि आखिर ये रीढ़ की हड्डी क्या है। दोस्तों, कमर के बीचों बीच एक लंबी हड्डी जो कि सिर से स्टार्ट होती है और कमर के नीचे तक आती है, उसी को हम लोग रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। ये छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनी होती है। हर दो हड्डियों के बीच में अगर आप ध्यान से देखेंगे एक प्लेट डली हुई है, इसे हम लोग डिस्क बोलते हैं। हर दो हड्डियां मिलकर एक ज्वाइंट बनाती हैं, ये वाला ज्वाइंट है, इसे हम फैसेट ज्वाइंट बोलते हैं। हर डिस्क के पीछे से दो हड्डियों के नीचे से और डिस्क के पीछे से एक नस निकलती है, एक नस निकलती है दोनों साइड, और यहां से जो नसें निकलती हैं वो शरीर के हर हिस्से तक जाती हैं। अगर इनमें किसी में भी कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है। ज्यादातर लोगों में जो कमर में दर्द मिलता है वो मिलता है डिस्क की वजह से। अब ये डिस्क की वजह से दर्द क्यों होता है, एक बार मैं आपको वो भी बताना चाहूंगा। दोस्तों, हड्डियां कैल्शियम की बनी होती हैं, मजबूत होती हैं। डिस्क कैल्शियम की नहीं बनी होती है, ये काटी डिस्क की बनी होती है, ये कमजोर होती है। जब भी कभी कोई प्रेशर हमारी हड्डी के ऊपर लगता है तो ये बेयर कर लेती है, लेकिन डिस्क फ्लेक्सिबल नेचर रहता है इसका। ये जब भी प्रेशर इसके ऊपर लगता है तो ये बल्ज हो जाती है। प्रेशर जैसे ही हटेगा तो ये वापस से अपने शेप में आ जाती है। फिर प्रेशर लगेगा, फिर ये बल्ज होगी, फिर पुनः अपने शेप में आ जाएगी। लेकिन यही प्रेशर जरूरत से ज्यादा अगर लग जाए तो आगे चल के ब्रेक हो जाती है और आके नसों को दबाने लगती है, जिसे हम लोग सिर्फ डिस्क बोलते हैं। एक तो ये कारण से कमर में दर्द बिल्कुल हो सकता है। दूसरा हमारा कारण है स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस। अगर हमारी हड्डियां अपने जगह से आगे या पीछे खिसक जाएं और वो खिसकने की वजह से हमारी नसों को दबाने लगे तो उसकी वजह से भी ये दर्द बिल्कुल हो सकता है। तीसरा कारण होता है स्टेनोसिस। स्टेनोसिस क्या है कि हमारी हड्डियों के बीचों बीच ये जो जगह है जहां से हमारी रीढ़ की हड्डी की नस निकलती है, स्पाइनल कॉर्ड, उस जगह पे अगर कोई भी स्ट्रक्चर आके उस जगह को कम कर देता है, कम करने की वजह से हमारी जब नस दबने लगती है उस कंडीशन को बोलते हैं स्पाइनल स्टेनोसिस। उसमें भी दर्द हो सकता है। चौथा हमारा कारण है कि हमारे आसपास जिनसे मिलके हमारे जॉइंट बने होते हैं, स्ट्रक्चर में कोई भी टियरिंग या फिर कुछ और बीमारी अगर होती है, जैसे कि एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट, पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट या फिर लिगामेंटम फ्लेवम हाइपरट्रोफी, इनमें से किसी भी लिगामेंट में कोई खराबी अगर आती है उसकी वजह से भी कमर में दर्द होने लगता है। कभी कभी फेशियल आर्थोपैथी में भी दर्द होता है, और कुछ उम्र के साथ होने वाली कंडीशंस में भी प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कि आर्थराइटिस। अब इस सबसे हटके कुछ कंडीशन और भी हैं जिनमें कमर में दर्द होता है, जैसे रीढ़ की हड्डी के आसपास टीबी या कैंसर का हो जाना या फिर किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन का हो जाना। दोस्तों, ये तो रही कारण। अब इन कारणों को हम लोग बिना किसी जांच के कैसे पता करें कि हमारा दर्द गंभीर है कि सिंपल। तो उनमें से कुछ एक्सपेक्टेड चीजें मैं आपको बता देता हूं, जिससे आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा दर्द रीढ़ की हड्डी की डिस्क का है, हड्डी का है, या फिर स्टेनोसिस का है, लिगामेंट का है किस चीज का। उसके लिए मैं आपको आगे बताता हूं। अब हम बात करते हैं रीढ़ की हड्डी की एक कॉमन दर्द जो ज्यादातर लोगों में मिलता है, वो है स्लिप डिस्क। स्लिप डिस्क की वजह से दर्द कैसे होता है और दर्द का जो डायरेक्शन है वो क्या है, उसे पता करने का तरीका क्या है, ये तो मैं पहले बता ही चुका हूं। दर्द कैसे होता है स्लिप डिस्क की वजह से, उसका जो पाथवे है वो हमेशा कमर के पीछे वाले हिस्से से स्टार्ट होता है और हमारी एड़ी तक जाता है। इस दर्द में हमेशा कमर में कम दर्द होता है और पैर में दर्द ज्यादा होता है। पता करने के लिए हमें जिस पैर में दर्द होता है उस पैर को ऊपर की तरफ लेके आना चाहिए। ऊपर पे लाने पे दर्द हमेशा बढ़ेगा। अगर ऊपर पे लाने दर्द बढ़े और एक ही पैर में दर्द जाए, पैर में दर्द ज्यादा हो, कमर में दर्द कम हो, तो चांसेस पीआईबीडी के ज्यादा रहते हैं, स्लिप डिस्क के।
अब हम बात करते हैं इसी के एडवांस स्टेज एन्युलर टियर कि हम कैसे पता करेंगे कि ये डिस्क बल्ज का दर्द है या फिर डिस्क ब्रेक होने का दर्द है। तो दोस्तों जो मैंने अभी बताया ये डिस्क बल्ज का दर्द था। जब डिस्क हमारी ब्रेक हो जाती है और ब्रेक होकर हमारी नसों को दबाने लगती है, उस कंडीशन में हमारी दोनों साइड की नसें दबना शुरू हो जाती है। दर्द दोनों पैरों में जाएगा, दोनों पैरों में झुनझुनी, सुनपन, कमजोरी, भारीपन, जलन भी आ सकता है। इस वाले दर्द में हमें पैरों से ज्यादा कमर में दर्द मिलेगा। अब जब हम पता करेंगे तो इस कंडीशन में दोनों पैरों को ऊपर उठा के देखेंगे, पहले एक को ऊपर उठा के देखेंगे, उसमें भी दर्द बढ़ा हुआ मिलेगा, और फिर हम दूसरे वाले पैर को ऊपर उठा के देखेंगे, इसमें भी दर्द बढ़ा हुआ मिलेगा। अगर पैर को ऊपर उठाने में दर्द बढ़ा हुआ मिले और हमारे कमर में दर्द ज्यादा हो, पैरों में दर्द कम हो, इससे एक ही बात एक्सप्लेन होती है कि शायद हमारे डिस्क ब्रेक हो गए। इससे सिर्फ हम अंदाजा लगा सकते हैं कि डिस्क ब्रेक हो सकती है, पर उसके कारण और गंभीरता तो हमें जांचने का काम होता है। अब इससे आगे वाले कारण की हम बात करते हैं, उसका नाम है फैसिकल आर्थोपैथी। दोस्तों मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि फैसिक जॉइंट क्या होते हैं। हमारी दो वर्टिब्राओं के मिलने से जो हमारा जो जॉइंट बनता है उन्हें हम लोग फैसिक जॉइंट बोलते हैं। ये जॉइंट आगे झुकने पे ओपन होते हैं, पीछे झुकने पे, पीछे कमर झुकाने पे क्लोज होते हैं। अगर इस जॉइंट के अंदर किसी को कोई दिक्कत अगर है तो मरीज की एक ही कंप्लेंट रहेगी, एक ही शिकायत रहेगी, जब भी मैं पीछे की तरफ झुकता हूं तो मेरा दर्द बढ़ जाता है। इस कंडीशन में हमें क्या करना होगा, हमें मरीज को उल्टे लेटाना होगा। उल्टे लेटा के जहां वो बता रहे हैं उस जगह पे हम मरीज को प्रेस करेंगे, दर्द बढ़ा हुआ मिलेगा। ये दर्द दबाने पे बढ़ जाता है। साथ में इस वाले दर्द में अगर रेस्ट दिया जाए तो ये दर्द कम भी हो जाता है। तीसरा, अब इससे आगे वाले कारण हम लोग जाते हैं, वो हमारा कारण है स्पाइनल स्टेनोसिस। स्पाइनल स्टेनोसिस के लिए मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था, एक बार डबल से ब्रीफ में मैं आपको बता देता हूं कि ये हमारी वर्टिब्रा के बीच का जो कैनाल है इसे हम वर्टिब्रल कैनाल बोलते हैं। इसका डायमीटर वैसे 18 mm होता है। जब इसका डायमीटर किसी भी कारण से कम हो जाता है, चाहे वो सिनोडिस की वजह से हो या यहां पर कोई और एडेंशन स्टार्ट बनना हो जाए, लिगामेंटम फ्लेबम हाइपरट्रोफी या फिर कोई और प्रॉब्लम हो, किसी भी कारण से जब ये जगह कम हो जाती है तो ये यहां से निकलने वाली हमारी कॉर्ड कंप्रेस होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से झुनझुनी, सुनपन, कमजोरी, भारीपन, जलन, ये सभी लक्षण हमारे पैरों में आने लगते हैं। लेकिन ये जो सिम्टम्स हैं वो विथ एक्टिविटी बढ़ते हैं। पेशेंट जब वॉक करेगा तब उसको ये सब फील होगा। ये पता करने के लिए हम मरीज को सीधे लेटाएंगे। सीधे लेटाने के बाद में दोनों पैरों को ऊपर करेंगे। ऊपर करने में दर्द बढ़ा हुआ भी मिल सकता है और नहीं भी मिल सकता। अगर स्टेनोसिस ज्यादा है तो डेफिनेटली एसएलआर पॉजिटिव मिलेगा। अगर स्टेनोसिस कम अगर है तो सिर्फ वॉकिंग पे पेन बढ़ेगा। अब हम बात करते हैं एक कॉमन कारण की, जो कि ज्यादातर लोगों में देखने को मिलता है। अब ये कारण है हमारी मांसपेशियों का। जब भी कभी किसी मांसपेशियों में कोई प्रॉब्लम अगर आती है, उसकी वजह से भी कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है। इस तरह का दर्द रेस्ट के टाइम पे कम होता है, विद एक्टिविटी पेन बढ़ जाता है। पता करने के लिए हम कोई भी टेस्ट करेंगे, वो ऑलमोस्ट नेगेटिव आएगा सिवाय टेंडरनेस के। सिर्फ दबाने पे दर्द बढ़ेगा, दर्द कहीं रेडिएट नहीं होगा, लोकलाइड होगा और दबाने पे दर्द बढ़ा हुआ मिलेगा। अगर और जो दर्द दबाने पे बढ़े और विद एक्टिव बढ़े और रेस्ट के टाइम पे वो कम हो जाए, ये हमेशा यही बताता है कि ये सिर्फ मांसपेशियों का दर्द है। दोस्तों ये तो रहे कारण। अब इन कारणों में से हर कारण का जो ट्रीटमेंट है वो एकदम अलग होता है। उनका कैसे ट्रीटमेंट करना है और क्या उसमें प्रिकॉशंस रखना है वो भी मैं आपको बताता हूं। दोस्तों आज हम बताना चाहेंगे अपने इस वीडियो के माध्यम से कि कमर दर्द मतलब स्लिप डिस्क की वजह से दर्द कहां से कहां तक होता है, उसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सावधानी रखनी चाहिए और उसमें किस तरह की फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइज करना चाहिए जिससे मरीज को कम समय में ज्यादा आराम मिल पाए और इस तरह का दर्द पुनः लौट के वापस ना आए। तो ये कंडीशंस पे जाने के पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आखिर डिस्क की वजह से दर्द क्यों होता है। दोस्तों हमारी जो डिस्क है वो रीढ़ हड्डी के बीचों बीच रखी रहती है। ये रीढ़ हड्डी सिर से स्टार्ट होती है, कमर के नीचे वाले हिस्से तक जाती है, छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनी होती है।
हर दो हड्डियों के बीच में एक प्लेट डली जिसका नाम डिस्क बोलते हैं हम लोग। हर डिस्क के पीछे से हमारी कुछ नसें निकलती हैं। कमर से निकलने वाली नस हमारे नीचे पंजे तक जाती हैं। गर्दन से निकलने वाली नस हमारे हाथों तक आती हैं। यहां से निकलने वाली नस शरीर के हर हिस्से तक जाती हैं। जब भी किसी की डिस्क अपनी जगह से बल झुक पीछे जाती है, अपनी जगह से बल झुककर पीछे चली जाती है, वो नस को दबाना शुरू कर देती है। लेकिन ये इसकी गंभीरता एकदम अलग होती है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। अब ये कैसे अंदाजा लगाते हैं? ये हमारी वर्टिब्रा है। ये वर्टिब्रा के बीच की जो जगह है इसे हम लोग बोलते हैं वर्टिब्रल कैनाल। यहां से हमारी स्पाइनल कॉर्ड निकलती है। इसका जो डायमीटर है वो हमारा अप्रोक्स 18 mm होता है नॉर्मली। जब किसी की डिस्क बल्ज होती है तो ये डायमीटर कम होना शुरू हो जाता है। अब जो कि 12 mm भी हो सकता है, 10 mm भी हो सकता है, 8 mm भी हो सकता है। 8 mm तक की जो डायमीटर वाली कंडीशंस है वो हम लोग बिना ऑपरेशन के दवाइयां और फिजियोथेरेपी से मैनेज कर देते हैं। लेकिन अगर किसी का डायमीटर 8 mm से कम बचा है, उस कंडीशन में सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर मरीज प्रॉपर प्रिकॉशंस कर ले और अच्छे से डीकम्प्रेशन करा ले, डीकम्प्रेशन यूनिट फिजियोथेरेपी की एक एडवांस चीज है। डीकम्प्रेशन, लेजर, शॉक वेव, अगर इनका प्रयोग इस स्थिति में किया जाए तो 3 से 4 mm डायमीटर वाले पेशेंट भी बिना ऑपरेशन के दवाइयां प्लस प्रिकॉशंस प्लस डीकम्प्रेशन ये सब करवाने से मैनेज हो जाते हैं। ऐसे बहुत से पेशेंट हम लोगों ने मैनेज किए। अब इनमें करना क्या होता है, अभी मैं बात करता हूं आपको 10 mm या फिर 8 mm से ज्यादा डायमीटर वाले लोगों के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कभी भी मरीज को आगे झुक के वजन नहीं उठाना चाहिए। अब ऐसा क्यों? जब भी मरीज आगे झुकेगा तो उसकी रीढ़ की हड्डी की जो जॉइंट है, फैशियल जॉइंट, वो ओपन हो जाएंगे। जब आदमी नॉर्मल लेता है, व्यक्ति नॉर्मल लेता है, उस कंडीशन में एक लिमिट में ही ओपन होते हैं। लेकिन जिनकी डिस्क बल्ज होती है उनका दर्द बढ़ जाता है, क्योंकि आगे झुकने पे डिस्क हमारी पीछे की तरफ खिसकना शुरू हो जाती है। एक तो हमें आगे झुकने वाले काम नहीं करना चाहिए। दूसरा, कभी भी हमें पालती मार के नहीं बैठना चाहिए। जब भी हम पालती मार के बैठते हैं तब भी हमारे जॉइंट ओपन हो जाते हैं। अगर हम उकड़ू बैठते हैं इंडियन टॉयलेट पोजीशन में तब भी हमारे फैशियल जॉइंट ओपन हो जाते हैं, जो कि दर्द को बढ़ा देते हैं। पैर लंबे करके बैठते हैं बिस्तर पे तब भी हमारा दर्द बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि डिस्क हमारी पेशी की तरफ जाना शुरू हो जाती है, फैशियल जॉइंट ओपन हो जाते हैं। तो इन चीजों को हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। जब भी हम खड़े हों तो स्ट्रेट रहें, आगे झुकने वाले काम न करें, पालती मार के ना बैठे, उखड़ू ना बैठे, पैर लंबे करके ना बैठे, सीढ़ी चढ़ना उतरना हमें अवॉइड करना चाहिए। ज्यादा लंबे समय तक ना चले, लंबे समय तक हम लोग खड़े ना। अब हमें क्या करना चाहिए? जब भी हम बैठे हमेशा पैर लटका के बैठे। जब भी हम लेटे हमेशा पलंग पे लेटे, जमीन पे ना लेटे। जब भी उठे पहले करवट लें, पैर नीचे लटकाएं, हाथ के सहारा लेके बैठे। एक बार जब खड़े हो जाएं फिर हमें ना आगे झुकना है और ना पीछे झुकना है। इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर किसी को सिलुलिटिस हो जाती है, उस कंडीशन में हमें एक्सरसाइज कब शुरू करना चाहिए और कौन कौन सी एक्सरसाइज शुरू करना चाहिए। दोस्तों, अगर किसी को दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है तो सबसे पहले दर्द कम करने के लिए हमें मशीन्स का सहारा लेना होता है। जब दर्द थोड़ा भी कम हो जाता है उस कंडीशन में फिर हमें एक्सरसाइज करनी होती है। एक्सरसाइज दो प्रकार की होती है। एक तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने वाली होती है, दूसरी इस प्रॉब्लम को डबल से ना आए उन्हें रोकने वाली होती है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि दर्द कम होने के बाद कौन कौन सी एक्सरसाइज हमें करना चाहिए। इसके लिए मरीज को सीधे लेटाएंगे, मरीज से दोनों हाथ उसकी छाती पर रखने के लिए बोलेंगे। उससे बोला जाएगा कि दोनों पैर अपने मोड़े, दोनों पैर मोड़िए। अब अपने दोनों कोहनी और दोनों पंजे पे वजन डालिए और अपनी कमर को ऊपर उठाइए। जब कमर ऊपर की तरफ आएगी उस कंडीशन में 10 सेकंड तक कमर को ऊपर रखना है। इसके बाद फिर इसको ड्रॉप करना है। ये हमारी पहली एक्सरसाइज है। अब अगली एक्सरसाइज के लिए मरीज को उल्टा लेटने के लिए बोला जाएगा। उल्टा लेटने के बाद में मरीज के दोनों हाथ उसके चेहरे के नीचे रखेंगे, यहां रखिए। अब अपनी दोनों कोहनी को सीधे करिए, दोनों कोहनी सीधे करो, गर्दन ऊपर कीजिए
और 10 सेकंड रोकिए। दूसरी एक्सरसाइज में हमें 10 सेकंड तक मरीज को इस तरह से रोकना है। तीसरी एक्सरसाइज के लिए मरीज को डबल से उसी पोजीशन में लाएंगे। मरीज के दोनों हाथ पीछे कमर के पीछे रखेंगे। फिर मरीज को डबल से आगे से उठने के लिए बोला जाएगा। इस पोजीशन को भी 10 सेकंड तक होल्ड करना है। इससे अगली एक्सरसाइज के लिए मरीज को पुनः वापस ओरिजिनल पोजीशन लेके आएंगे। एक हाथ जैसा था वैसे रखेंगे, दूसरे हाथ को सामने लेकर आएंगे डायगोनली। इसमें एक हाथ और एक पैर दोनों को ऊपर उठाया जाएगा, पर इसमें याद रहे कभी भी हमारा नी बेंड नहीं होना चाहिए। हाथ और पैर की जो डायरेक्शन है वो डायगोनली एक डायरेक्शन में होना चाहिए। 10 सेकंड रोकेंगे इसमें भी, फिर से रखेंगे। ये दोनों साइड करेंगे, पहले राइट फिर लेफ्ट। 10 सेकंड होल्ड करना है, फिर से ब्रेक करना है। इससे आगे वाली जो एक्सरसाइज है उसमें हम दोनों हाथ दोनों पैरों को एक साथ ऊपर करेंगे। इसमें भी याद रहे दोनों नी आपकी स्ट्रेट होना चाहिए, दोनों हैंड स्ट्रेट होना चाहिए, गर्दन हमारी ऊपर की तरफ होना चाहिए। हमारा केवल पेल्विक वाला पोर्शन जो है लोअर एब्डोमेन वही हमारे ग्राउंड पे टच है। 10 सेकंड रोकना है, छोड़ना है। ये सबसे डिफिकल्ट है। ये हमें पूरी एक्सरसाइज के सिस्टम में 2 बार ही करना है। बाकी जितनी भी एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है ये आप 10-10 से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपने इन सभी एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से कर लिया, सारे प्रिकॉशंस को मेंटेन कर लिया, तो सही होने के चांसेस आपके बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इस बीमारी में केवल वही लोग सही नहीं होते जो या तो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते फिजियोथेरेपी का, या दवाइयां अच्छे से नहीं लेते टाइम से, या प्रिकॉशंस मेंटेन नहीं करते, या फिर उनकी बीमारी ऑपरेशन वाली ही हो। मैंने जैसा कि अभी आपको बताया था कि ये जो सब मैंने आपको बताया अगर ये प्रॉपर तरीके से की जाए तो ऑपरेशन वाले केस मींस 2 mm डायमीटर वाले पेशेंट भी बाहर निकलते हुए देखें। बस उनका न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंट नहीं होना चाहिए। जब भी कभी किसी मरीज के लैट्रिन बाथरूम पे कंट्रोल खत्म हो जाता है या फिर पैरों की पावर खत्म हो जाती है, उस कंडीशन में आपको इन सब में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको सर्जन के पास जाना है, उनसे ओपिनियन लेना है और सर्जिकल इंटरवेंशन को जितनी जल्दी सके उतनी जल्दी करा लें, क्योंकि इसका भी एक टाइम रहता है। अगर आपने ऑपरेशन का टाइम निकाल दिया, इसके बाद अगर ऑपरेशन कराया तो आपने कराया तो ऑपरेशन ही, लेकिन आपको उतना लाभ नहीं मिलेगा जितना आप एक प्रॉपर टाइम पे कराने के मिलता। तो दोस्तों, इन सब चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना।